कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आवाज़ आ रही है क्लियर? गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी के इस क्लास में। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये एनसीईआरटी पॉइंट टू पॉइंट क्लास है। स्टैटोडायनेमिक यानी स्टैटोडायनेमिक का मतलब होता है कि हम करंट को बेस बनाएंगे और इससे हम अपने बेसिक फंडामेंटल यानी एनसीईआरटी को कवर करेंगे। आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ फाइन, आप सभी कैसे हैं? तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास को। स्टैटोडायनेमिक का मतलब होता है, जो भी बच्चे नए जुड़े हैं जिन्होंने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, ये बेसिकली चैनल ही आपको एनसीईआरटी में एक्सीलेंस देने के लिए है। जो ओजांग जीएस एनसीईआरटी का चैनल है, इसमें मैं एनसीईआरटी से रिलेटेड तमाम प्रोडक्ट्स लेकर आऊँगा और ऐसी चीज़ें जो मेन स्ट्रीम में हमें क्लास में नहीं मिलती हैं वो सारी चीज़ों को यहाँ कवर करूँगा। आप सभी जानते हैं कि मेरे साथ एनसीईआरटी की आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। जो बच्चे अभी नहीं जुड़े हैं उसके साथ जुड़ जाएं और हम वहाँ पर हम नई नई चीज़ें सीख रहे हैं। साथ साथ मैंने आप एक इस चैनल को बनाया कि बहुत से छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो मिसिंग हो जाते हैं। मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ स्टैटोडायनेमिक। स्टैटोडायनेमिक का मतलब होता है स्टैटिक एंड डायनेमिक बोथ। हमें कई बार लगता है कि न्यूज़पेपर है तो करंट अफेयर्स जो है वो वही हमारा, इसको पढ़ लिया, इसके पॉइंट्स लिख लिए और वही हमारा जो है बेसिक हमारा काम हो गया। हम करंट अफेयर्स को एक सब्जेक्ट के रूप में लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। करंट अफेयर्स एक सब्जेक्ट नहीं होता है। बेसिकली करंट अफेयर्स को समझने के लिए हमें बेसिक फंडामेंटल की ज़रूरत होती है। तो यूपीएससी स्पेशली प्री में जो है वो कई बार ये फोकस करता है कि आपको अगर कोई खबर समझना है तो क्या आप इसके फंडामेंटल्स को लेकर अवेयर हैं या नहीं हैं। तो यहाँ पर जो है वो हम लोग, आप स्टैटोडायनेमिक सीख रहे हैं। धीरे धीरे आप मेरे साथ सीख जाएंगे कि कैसे हमें इसके बैकएंड पे जाकर इसको बाकी चीज़ों को पूरा करना होता है। तो चलिए हम लोग अपने काम की शुरुआत करते हैं। इससे पहले मैंने आपको 4 अलग अलग सेगमेंट में आपको अलग अलग चीज़ें सिखाई। एक दिन मैंने आपको धरोहरों के आधार पर, एक सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के आधार पर, बाबा रामदेव का जो इशू हुआ उसके आधार पर, ये सारे वीडियो इसी चैनल पे अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। तो अभी जो करंट में मुद्दा चल रहा है उसके एनसीईआरटीज़ में वो पॉइंट कहाँ दिए हुए हैं, वो किस तरह से इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने भूमि सुधारों को लेकर, तो तमाम इस तरह के जो है सेगमेंट, एमएसपी का मुद्दा आया, तो इस तरह से मैं तमाम जो है वो लेकर आ रहा हूँ जिसका संबंध एनसीईआरटी से है। डेफिनेटली वो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, और आपने कहा भी कि सर बहुत ही आनंद आया, बहुत ही अच्छा लगा और हमें सीखने में काफ़ी मदद हो रही है। चलिए, आज देखा कि कल से लेकर आज तक 2 बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें आई, बहुत महत्वपूर्ण खबरें हैं और मैं खबर को भी, करंट अफेयर्स को भी आपके साथ अपडेट कर देता हूं। ये खबर आपने कल देखा कि ट्विटर का जो मीडिएटर का जो प्रभाव था उसको खत्म कर दिया गया। यानी अगर कल को कोई भी उटपटांग सा लिखता है या भारत के खिलाफ कोई टूल किट चल रही है, भारत के खिलाफ, आपने देखा लास्ट टाइम किसान आंदोलन को लेकर जो है वो तमाम विदेशों में, कनाडा में टूल किट्स बनाई गई थी और कई बार भारत में अशांति को बढ़ाने के लिए, सांप्रदायिक सद्भावना को बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए तमाम तरह के उपद्रव चलने लगते हैं, तमाम तरह के। अब चूंकि भारत क्या है, इंडिया एक अलग तरह की कंट्री है। यहाँ अमेरिका नहीं है जहाँ पर जो है वो सभी लोग लगभग एक जैसे, वहाँ पर भी नस्लीय इतने भेदभाव हो जाते हैं। भारत में तो बहुत ही ज़्यादा पहचान है। भारत तो बहुत ही विविधता वाला देश है। मैंने जब एनसीईआरटी आंदोलन में आप लोगों को पढ़ाया था मेन चैनल पे, भारत को जानो, तो जो नो योर कंट्री के बारे में मैंने आपको कहा था कि इंडिया में वो एक, ना तो एक पॉलिटिकल यूनिट के रूप में पूरी तरह से बन पाया, न सामाजिक, एक बहुत ही अलग अलग विविधताएं यहाँ पर हैं, बहुत ही ज़्यादा अलग अलग तरह की विविधताएं हैं, बोली की, भाषा की, पहचानों की, रंग रूप। क्योंकि उसके पीछे मैंने आपको रीज़न बताया था कि हमारे पास एक जोग्राफिकल बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है, हमारे पास भौगोलिक विविधता बहुत बड़ी है। ऑब्वियस सी बात है, आपने वो मेरी क्लास देखी होगी, भारत को जानो। अगर नहीं देखा तो फिर आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, राइट। वो मेरे दूसरे चैनल आईएएस विद ओजांग सर पर था और मैं चाहता था कि जितने भी बच्चे उसको जरूर देखें कि एक्चुअली प्रॉब्लम हम क्या फेस करने जा रहे हैं और कैसे एक सब्जेक्ट का उपयोग करके हम भारत की समस्याओं को बहुत गहराई में समझ सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो आपने इसके बारे में समझा। तो भारत एक ऐसा सेगमेंट है जिसका फैब्रिक जो है हारमोनियस नहीं है। इसमें तमाम तरह के रंग, तमाम तरह की जातियां, धर्म, बोली, भाषा, पहचाने हैं।
अब ऐसी कंडीशन में अगर कोई अमेरिका में एक की कंपनी, अगर वो कोई उसके खिलाफ ट्वीट करा, भारत के बहुत से दुश्मन है। मैंने आपको प्रॉक्सी वॉर के बारे में पढ़ाया था, याद है आप लोगों को? यस या नो मुझे बताते जाइए। यस सर। कि मैंने आपको बताया था कि बहुत से ऐसे देश हैं, स्पेशली पाकिस्तान, जो भारत से सीधे नहीं लड़ सकता। अब 1971 की हार के बाद उसको समझ में आ गया कि वो भारत से अब सीधी सीधी लड़ाई नहीं लड़ सकता, तो उसने एक प्रॉक्सी वॉर का सेगमेंट शुरू किया था। और प्रॉक्सी वॉर में बहुत कुछ आता है। आज की डेट में सोशल मीडिया के थ्रू जो ये तमाम तरह की अफवाहें फैलाई जाती हैं, गलत वीडियो फैलाए जाते हैं और देश की जनता को उद्वेलित किया जाता है, अपनी मान्यताओं वाले लोगों को इकट्ठा किया जाता है। भारत के पास यूथ पॉपुलेशन, मैंने आपको बताया था, भारत के पास डेमोग्राफी है, जनांगिकी है। तो अब सारी खबरों को जोड़ने की कोशिश करिए। अब यूथ के पास जो होता है, जोश बहुत होता है, होश कम होता है। ठीक है, वो जोश में आ जाता है, हम भी बात बात पे गुस्सा हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि भारत की इस युवा पॉपुलेशन को, जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, भारत का लाभांश है, उसको बर्बाद किया जा सकता है। तो सवाल यह है कि आप, अमेरिका का समाज एक अलग समाज है, हमारे यहाँ संसाधन कम है, हमारे रिसोर्सेज कम है, हमारे यहाँ बहुत सी चुनौतियां, हमारे यहाँ छोटी छोटी बातों पे फैब्रिक डिस्टर्ब हो सकता है, तो हमारी ज़रूरतें अलग है। तो हम बार बार उससे कह रहे थे कि आप इस तरह की चीज़ों को आधार ना बनाएं, भारत विरोधी चीज़ों को आप जो है वो इनपुट ना दें। कई बार होता है कि हम कहते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच ज़रूरी है, लेकिन आपको यह भी समझना पड़ेगा कि आर वी डेमोक्रेसी, आर वी मोमोक्रेसी, हम लोग लोकतंत्र हैं या भीड़तंत्र हैं। तो भारत की अभी बहुत सी बड़ी आबादी ऐसी है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, जिसको लोकतंत्र का जो है बेसिक मतलब भी नहीं पता कि डेमोक्रेसी है क्या। उसको वोटिंग पैटर्न नहीं पता, उसको अपने राइट्स नहीं पता, उसका तो बस एक ही चीज पता है कि शाम तक 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो जाए। और ज्यादा दूर नहीं कि आप दिल्ली में आइए और कभी कश्मीरी गेट पे आप चले जाइए, बहुत ही फेमस जो है अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा है, ठीक है, हमारा जो है अंतर्राज्यीय बस अड्डा है। आप देखिए उसके सामने ऐसे गरीबों की लाइन लगी होती है, कोई गाड़ी आकर रुकती है, अगर वो रोटी और कुछ देती है तो ऐसे बेचारे लाइन में लग के जो है वो रोटी और खाना मांगते हैं। ये भारत की राजधानी की बात कर रहा हूं, भारत के दूर दराज के इलाकों के बारे में तो मैं अभी सोच भी नहीं सकता इस बारे में। तो यहां पर सवाल है कि भारत की जो बहुत बड़ी जरूरत है, भारत को मैं कई बार कहता हूं भारत डेमोक्रेसी कम मोमोक्रेसी ज्यादा है, यानी ये भीड़तंत्र ज्यादा है। लोगों को पता ही नहीं कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। इतना हमारे यहाँ बेरोजगारी है कि जेसीबी अगर नाले की सफाई कर रही है तो 20-25 लोग वहां खड़े हो जाते हैं, ठीक है, देखने की नाला साफ हो रहा है, मशीन कैसे साफ कर रही, क्या करें, कोई काम नहीं है भाई। ठीक है, बहुत बड़ी बेरोजगारी है, संसाधन हमारे पास कम है, रिसोर्सेज हमारे पास कम है, हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी ड्राइवन इतनी चीजें नहीं हो पाई हैं। तो ऐसे में अमेरिका की इस कंपनी का या तमाम कंपनियों का अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर जो इंटेलिजेंसिया वर्ड यूज़ करता है, बुद्धिजीविता, वो बेसिकली कहीं ऐसा तो नहीं है हमारे लोगों को डाइवर्स किया जा सके, उनको एक इमोशनल बॉन्डेज में लगाया जा सके, और अगर भारत की जो चेतना है, भारत की जो एनर्जी है, वो जो है डिस्टर्ब हो जाए। भारत कुछ करना चाह रहा है, उसमें बार बार डिस्टर्बेंस, क्योंकि विरोध तो हर चीज़ के लिए हो सकता है। भारत में तो एक पिछले कुछ समय से इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आने की वजह से एक नया कल्चर डेवलप हो गया, वो है विरोध की संस्कृति। मतलब मुझे आपका अपोज करना है, चाहे वो कितनी भी सही बात हो, लेकिन मुझे अपोज करना है। मेरा काम ही आपको अपोज करना है, चाहे आप अच्छा करो चाहे बुरा। इससे कोई मतलब नहीं कि राष्ट्र हित की बात हो रही है, सामाजिक हित की बात नहीं, मेरा काम है आपका अपोज करना। आपने कहा कि वो सूर्य नहीं, मैं कहूंगा उसको तारा है। आप कहेंगे नहीं वो जो है वो चांद है, आपने कहा चांद नहीं वो सूर्य है, तो मैं उसको हमेशा उल्टा ही कहूंगा। इट डजंट मैटर। और ऐसा कोविड टाइम पे हमने देखा। कोविड टाइम पे एक्चुअली होना चाहिए था सभी विपक्षी दलों, सत्ताधारी दल, सबको मिलकर जो है वो भारत की जो दुश्मन है कॉमन, ये वायरस जो है जो पूरी इकोनॉमी को खा रहा है, हमें उसका विरोध करना चाहिए था। हमें उसके लिए जो है वो बहुत सिस्टम लेकर आना चाहिए था। हेल्थ सिस्टम में सभी को लगना चाहिए था। सभी पार्टीज के पास अपना अपना आधार है, सभी पार्टीज के पास अपने अपने वर्कर हैं, फंड है, लेकिन नहीं, सिर्फ एक पार्टी का विरोध करने में सारी पार्टियां जुट गईं और ये भूल गईं कि एक्चुअली में लड़ाई सरकार की नहीं है, जनता मारी जा रही है, जनता को ऑक्सीजन की कमी हो रही है, जनता को साथ जो है समस्याएं हो रही हैं। तो ये एक बड़ा डीपर एस्पेक्ट होता है जो आपको समझना पड़ेगा धीरे धीरे। पर सवाल है कि अभी हम बेसिक फंडामेंटल में है, और मैंने आपको जो 2 क्लासेस दी थी, भारत को जानो, नो योर कंट्री, जैसा टीना डाबी ने भी कहा था कि अगर आप यूपीएससी में अच्छा करना चाहते हैं, रैंक लेकर आना चाहते हैं, तो आपको भारत को बारे में जानना पड़ेगा। मैंने उसमें एक चीज और जोड़ा था, और वो ये जोड़ा था कि आपको बेसिकली भारत की समस्याओं के बारे में बहुत अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए कि प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं इंडिया के सामने। तो चलिए आज हम लोग जो है वो बात करते हैं, ठीक है। और हम लोग जैसा बात करते हैं कि आज ये हमारी खबर आई है। कल हमने खबर देखा था कि जो ट्विटर का इंटरमीडिएटरी इफेक्ट है उसको खत्म कर दिया गया था, ठीक है। और उसके मतलब वो अब उससे हम कुछ नहीं मांगेंगे डायरेक्टली। हम अगर उसने कुछ गलत किया है तो डायरेक्टली हम उसको एक्यूज बना सकते हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। आज हमारे जो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि मौका मिलने पर भी ट्विटर ने जानबूझ के नियमों का पालन नहीं किया। उसको लगा वो अमेरिका की गवर्नमेंट और पिछली सरकारों की तरह ये सरकार कुछ नहीं करेगी, ठीक है, हम अमेरिका की कंपनी, हम बहुत बड़ी कंपनी, तो हम भारत के साथ कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन वो भूल गया कि ये राइजिंग इंडिया है, ये उभरता हुआ भारत है, और ये अपने नियम कानून खुद बनाना जानता है, ये अपने पैरों पर मजबूती से खुद खड़ा होने की आकांक्षा रखता है। तो तुम्हें हमारी जरूरत है। हम भी ये समझ चुके हैं कि अगर अपना रेवेन्यू तुम्हें कमाना है, अपना बेस बनाना है, तो भारत जैसी बड़ी आबादी वाले देश को आपको जरूरत पड़ेगी। तो आपको हमारी
हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा। चाइना ने ये करके हमेशा दिखाया। सो नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इस खबर का मतलब क्या है। ठीक है, तो जैसा कि ट्विटर ने इंटरमीडिएटरी का दर्जा खो दिया, आप लोगों ने पढ़ा होगा, यस, हाँ, ठीक है, और लगातार इस पर हुई कि जो घटना हो रही है उसका उन्होंने फैक्ट चेक नहीं किया, फेक न्यूज़ जो है अब यहां जा रही है, और चूंकि कंपनी हमारे देश की नहीं है, इंटरमीडिएटरी कंपनी, इसलिए हम उस पर कुछ कम कर भी नहीं पा रहे थे। इन्होंने कहा कि अपना एक कंप्लायंस अधिकारी यहां रखिए, इन्होंने नहीं रखा। और भारत सरकार अपने नियमों के पालन के लिए, देखिए यहां पर अभिव्यक्ति की आजादी का आया ना, दम भरने वाले ट्विटर कि वो बार बार फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच तो ठीक है, लेकिन भारत जैसे देश को, हर देश को अपनी एक्चुअली चीजों को समझना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ी शुरुआत है एक्चुअली, जो ये काम जो गवर्नमेंट कर रही है बहुत ही अच्छा कर रही है, भले चाहे आप किसी भी राजनीतिक विचारधारा के, डजंट मैटर, आपका कोई भी पॉलिटिकल ओरिएंटेशन हो। सवाल ये होता है कि जब तक आप अपने देश की जरूरतों को समझोगे नहीं, ठीक है, तब तक उसके लिए आप नियम नहीं बना पाओगे। हर चीज जो वेस्टर्न है, एवरीथिंग विच इज वेस्टर्न, वो मॉडर्न, ये जरूरी नहीं है। हर चीज जो पश्चिम पालन कर रहा है वो हम भी पालन करेंगे, तभी हम प्रगतिशील होंगे, ये कभी नहीं होता है। संसार में जो भी नियम बनाए जाते हैं, याद रखिएगा, जो भी रूल्स बनते हैं वो अपनी देश की जरूरतों के हिसाब से बनते हैं। खुद अमेरिका, अगर खुद अमेरिका कहता है, जो पूरी दुनिया में भूमंडलकरण का एक दावा लेकर घूम रहा है कि हम पूरी दुनिया में उसने लड़ाइयां लड़ी कि मैं ग्लोबलाइजेशन को एस्टैब्लिश करूंगा, आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों जो है वो दूसरे देशों से आने वाले लोगों के लिए वीजा में जो है उतने कटौती कर दी? आपने दीवार बनवा दी कि मैक्सिको को लोग प्रवेश ना कर सके। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि उसको अपने देश की जरूरतें पता थी कि मेरे देश में बेरोजगारी पड़ी है, नेशन फर्स्ट होता है, यहां पर ध्यान देना पड़ेगा। तो सवाल है कि हम कब तक ये बांधते रहेंगे, वन हु इज वेस्टर्न दैट इज अ मॉडर्न, हर वो चीज जो पश्चिमी है वही आधुनिक है? नहीं, हमें हमारी जरूरतों को समझना पड़ेगा। हमारा समाज कैसा है? हमारे समाज में कई बार बहुत ज्यादा बोलने के चक्कर में क्या होता है, आपने देखा होगा, हमारे घरों में एक बच्चा या एक कोई महिला बहुत ज्यादा बोलती रहती है, या कोई लड़का लड़की बहुत ज्यादा बोल रहा है, तो एक बार घर का मुखिया उसको कहता है चुप रहो, हर मामले में तुम्हारा बोलना जरूरी नहीं है। ये हमारे हर घर में होता है, आप भी मानते हैं, ठीक है। वो आपने देखा होगा, कोई ऐसे जो है उसको पूरा बेस नहीं पता है, वो बीच बीच में वो अपना जो है वो बोलना पटर पटर शुरू करते, उसको डांटा जाता है, चुप रहिए आप, ठीक है, आपकी आवाज़ से जो है वो पूरा मामला खराब हो सकता है, तो उसको चुप कराया जाता है। तो कई बार एक्सेस बोलना भी बड़ा खतरनाक होता है। तो ऐसी कंडीशन में यहां हमें समझना पड़ेगा कि हमारे देश की ओरिएंटेशन क्या है, हमारी बेसिक नीड क्या है। हर चीज हमारी नीड नहीं हो सकती। हमारी नीड है हमें बहुत बड़ी पॉपुलेशन को गरीबी से निकालना है। अब एक बुद्धिजीवी वर्ग है जो वेस्टर्न को बहुत फॉलो करता है, वो ऑक्सफोर्ड प्रिंसटन में पढ़कर आया, उसी हिसाब से वो सोचता है, वो बैठ के अखबारों में लिखता है और बाद में जो उसके दावे करता है। बट सवाल यह है कि अगर मैं दो चीजों में कंपैरिजन करूं कि अभिव्यक्ति की आजादी तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, या बहुत बड़ी आबादी को 2 वक्त का खाना, उसके बच्चे को शिक्षा, स्वास्थ्य, ऑक्सीजन सिलेंडर, ये उसके लिए बहुत जरूरी है, आप मुझे बताइए दोनों में कंपैरिजन क्या करोगे? लेकिन हमारे यहां कंपैरिजन में अभिव्यक्ति की आजादी को जो है ऊपर रखा जाता है, लेकिन उसके लिए जो संसाधन, कोई पूछे कि कितने लोग जो है गरीबी से मर गए, कितने लोग कुपोषण का शिकार हैं, कितने बच्चे अपना 5वां जन्मदिन नहीं देख पाते, उससे पहले मर जाते हैं, कितने बच्चों को शिक्षा उपलब्ध नहीं है, टॉयलेट उपलब्ध नहीं, पीने का पानी उपलब्ध नहीं है, आखिर इनका कंपैरिजन तुम कैसे करोगे? नहीं। लेकिन इंटेलिजेंसिया क्या कह रहा है, जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो क्या कह रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो जैसे चाइना दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसने अपनी इतनी बड़ी आबादी को, बहुत बड़ी आबादी, 1970 तक चीन बहुत भयानक भुखमरी का शिकार हुआ करता था, इतनी बड़ी आबादी को, दुनिया में आज तक कोई देश इतनी बड़ी आबादी को अपनी भुखमरी से बाहर नहीं निकाल पाया। उसने गरीबी से बाहर निकाला, लोगों की सुरक्षा की। अब आप मुझे बताओ, वहां आप कहते हो कि चाइना में फ्री मीडिया नहीं, फलाना नहीं, ठिकाना नहीं। अरे मीडिया की बात तब आएगी जब 2 वक्त का जो है वो रोटी मिलेगी। एक समय इनको गौरैयों को मारना पड़ गया था ताकि अनाज के दानों को बचा सके, इतने भयानक अकाल का सामना इन चाइनीज को करना पड़ा था। 1970 तक भारत चीन से आगे था, लेकिन आज देखिए, आज उसने अपनी करोड़ों की आबादी को गरीबी रेखा से बाहर निकाला। आपको चुनना पड़ेगा कि आपका बेसिक पर्पस क्या है। खैर, मैं यहां आपसे ये न्यूज के बारे में आपसे मैं बात करता रहा, ठीक है। तो जैसे लिखा है कि अगर कोई विदेशी कंपनी समझती है कि भारत में अभिव्यक्ति की आजादी का झंडा उठा के यहां का नियमों के पालन से बच जाएगी, तो उसकी गलतफहमी होगी। यानी यहां पर जो कुल मामला है कि भारत ने एक कड़े कानूनों को स्थापित करने की कोशिश की जो भारत की जरूरतों को समझता है, राइट है। ये आपने पढ़ा होगा, डेफिनेटली आपने पढ़ा होगा, ठीक है। और आपको ये उन्होंने बहुत सख्ती से बताया कि अगर भारत देश में आपको काम करना है, भारत देश के अगर आपको बाजार में काम करना है, तो आपको भारत के नियमों का पालन करना पड़ेगा। ओके है, यस है, ठीक है। अब मेरा एक प्रश्न जो है वो आपसे मैं पूछना चाहता हूं, क्या इस तरह के कानून बनाने वाले या इस तरह के जो विधिवेत्ता, इस तरह के जो लॉ मेकर्स थे, जैसे हमारे लॉ मेकर हैं जिन्होंने कानून बनाया, जिन्होंने एक विदेशी कंपनी के खिलाफ एक झंडा उठाया और उन्होंने बताया कि हमारे देश की जरूरतें अलग हैं और आपको हमारे लैंड पर अगर आप आते हैं तो हमारे लैंड के नियमों का पालन करना पड़ेगा। मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या ऐसी कोई जानकारी एनसीईआरटी में उपलब्ध है? क्या कोई ऐसी जानकारी, अगर इसको यूपीएससी इसका बेस बनाए और कहे कि क्या स्टूडेंट, जैसे ये लॉ मेकिंग कैपेसिटी है, मतलब इस देश में लॉ मेकर जो हैं वो देश के नियमों को समझते हुए, देश की जरूरतों को समझते हुए लॉ जो है बना रहे हैं। पर सवाल यह है कि अगर फॉर एग्जाम्पल, अगर क्या इस तरह से अगर
आपको इस खबर को मैं बेस बनाऊं, क्या एनसीईआरटी में इस तरह की कोई जानकारी उपलब्ध है? कोई मुझे बता सकता है? राइट, डन। चले बताऊं, मजा आएगा। चलिए लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आपको ऐसी चीज बता रहा हूं जहां पर तुम्हें जल्दी जो है वो अपने आप इस तरह ढूंढ पाने में बहुत। अब देखो इस खबर को, दैट मीन्स लगातार 2 दिन से आ रहा भी, और ये खबर आती रहेगी, अभी कल भी आएगी, परसों भी आएगी। इस पर बहुत सी चीजें, एडिटोरियल आ रहे हैं लगातार, इंग्लिश पेपर में भी, हिंदी में भी, तमाम इसके पक्ष में इसके विपक्ष में बातें चल रही हैं। तो अब इस खबर को अगर मैं बेस बनाऊं और इस पर मैं एनसीईआरटी का जोड़ूं, तो देखो मैं क्या जोड़ूंगा, लिखो एडिंग, मस्त। प्राचीन और मध्य भारत के प्रमुख विधिवेत्ता, लिखो इंपॉर्टेंट लॉ मेकर्स इन मेडाइवल टाइम। ये दिया हुआ एनसीईआरटी में, जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो मैंने यहां पर उसको कलेक्ट कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जल्दी हाथ में नहीं आती है। लिखो इंपॉर्टेंट लॉ मेकर्स इन मेडाइवल टाइम्स, मध्य भारत के मध्यकाल के प्रमुख विधिवेत्ता। राइट, पहला नाम आता है विज्ञानेश्वर का। कौन थे? विज्ञानेश्वर। लिखो फर्स्ट पर्सन विज्ञानेश्वर। इन्होंने एक बुक ऑथर की थी, उसका नाम था मिताक्षरा। लिखो, मिताक्षरा माना जाता है मेडाइवल टाइम की सबसे बेहतरीन, जैसे हमारा लॉ बुक्स होती है ना, इंडियन पीनल कोड आईपीसी जिसे हम लोग कहते हैं, जो हमारे कानूनों की व्याख्या करता है, ठीक है, उसी तरह सबसे पहले विज्ञानेश्वर ने अपनी किताब लिखी थी मिताक्षरा। लिखो मिताक्षरा टीका, विच वॉज नोन एज अ फर्स्ट कंप्रीहेंसिव बुक ऑफ, पहली कानूनों पर बोधगम्य किताब थी। इसमें नियम कानून बताए गए थे, शासन कैसे करना है, क्या सेगमेंट्स होंगे, सब कुछ इसके अंदर था। सो फर्स्ट पर्सन वाज मिताक्षरा टीका, विज्ञानेश्वर। डन, विज्ञानेश्वर। अगला है जीमूत वाहन। जीमूत वाहन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये उससे भी ज्यादा कंप्रीहेंसिव थी, यानी कि वो पहला था, तो ये बहुत ही बड़ा जो है वो बहुत कंप्रीहेंसिव डॉक्यूमेंट था, ठीक है, बहुत बोधगम्य था, जिसमें इनसे ज्यादा विषय को जीमूत वाहन ने जो है कवर किया था। लिखो जीमूत वाहन। इन्होंने जो अपनी बुक ऑर्डर की थी, जो उन्होंने टीका लिखा था, ठीक है, वो था दायभाग। दायभाग, राइट, लिखो दायभाग। दायभाग टीका, लिखो जीमूत वाहन ने दायभाग टीका लिखी। और इसमें जो सब्जेक्ट्स थे, जो आज हमारे सिविल कोड के सब्जेक्ट हैं, जो हमारे सिविल सेगमेंट्स के, वो इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे संपत्ति का अधिकार, लिखो इसके सब्जेक्ट्स, बेसिक सब्जेक्ट क्या थे? विषय, सब्जेक्ट्स। पहला संपत्ति, राइट, संपत्ति, प्रॉपर्टी। दूसरा उत्तराधिकार, हेरिडिटी, राइट, उत्तराधिकार कि किससे किसको संपत्ति जाएगी, ट्रांसफर किसको होगी, हेरिडिटी, उत्तराधिकार। डन। अगला हिमाद्री। हिमाद्री, थर्ड वन हिमाद्री। मनुस्मृति को बेसिकली, मनुस्मृति एक जो है वर्तमान समय में एक जो है विवादित पुस्तक है, जो जातियों के आधार पर लोग इस पर विवाद करते हैं। बट अगर देखा जाए, मनुस्मृति का जो सबसे बेसिक है, वो बेसिकली फर्स्ट लॉ बुक मानी जाती है हमारे समाज की, जो सबसे इंपॉर्टेंट एंशिएंट टाइम से ही। तो मनुस्मृति जो है वो एंशिएंट टाइम से ही एक लॉ बुक के रूप में, कि समाज कैसे चलेगा, उसके रूल्स क्या होंगे, इसकी पहली बुक थी। मनुस्मृति पर टीका, यानी कि उस पर जो है वो एक प्रीफेस लिखना है, उस पर कमेंट करना, वो किसने किया था? हिमाद्री ने। तो हिमाद्री ने मनुस्मृति पर टीका लिखी, कमेंट ऑन मनुस्मृति, राइट, हिमाद्री ने लिखी। डन। तो मेडाइवल टाइम में हमारे ये तीन जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे आज रविशंकर प्रसाद हैं, कानून बना रहे हैं, या भारत में कानूनों के बारे में बात हो रही है। उसी तरह प्राचीन समय में विज्ञानेश्वर थे, ठीक है, मध्यकाल में जीमूत वाहन और हिमाद्री। इन तीनों ने भी अपने अपने अलग अलग सेगमेंट पे बहुत ही विस्तृत रूप से लॉ फॉर्मिंग का काम किया था, लॉ मेकिंग का काम किया था, कानूनों का निर्माण किया था, जिससे शासन को चलाने में बहुत आसानी होती है। अगला, जैसा आप जानते हैं कि प्राचीन भारत में आयुर्वेद, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी। इसी के साथ जोड़ के कि भारत में आयुर्वेद कहाँ है, तो मैंने बाबा
रामदेव और आईएमए का जो विवाद चल रहा था, जो अभी भी बहुत गंभीर चल रहा था, उसको बेस बनाकर मैंने आपको बताया था कि एनसीईआरटी में सुश्रुत और जो है अथर्ववेद में और साथ ही साथ जो है वो चरक संहिता के बारे में आपको पढ़ाया था। तो ये वीडियो भी आपको वहां मिल जाएगी और इस तरह से आपको बेसिक जोड़ते हुए पढ़ाई करनी है। क्लियर है? तो इसके आगे और पीछे दोनों चलना है। और आपने देखा कितने शॉर्ट नोट्स, लेकिन इसको ढूंढना ही यूपी जो है वो बहुत मुश्किल काम होता है। ये आपने इसको किया, ठीक है, इसको जो है पॉइंट वाइज नोट्स बना लीजिए और इसी तरह इसको बेसिक पढ़ाई करिए और एनसीईआरटी आंदोलन में जुड़े रहिए। 3:30 बजे उसकी क्लास है, सभी लोग जो है वो मेरे साथ उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। थैंक यू। कैसा लगा आप लोगों को मुझे जरूर बताएं। डेली एक छोटे छोटे टॉपिक्स, ये बेसिकली चैनल की शुरुआत ही है, इसमें बहुत सी चीजें लेकर आऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया रहना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। तो मैं इसमें किसी भी समय अपना लगभग 1:30 बजे के आसपास या दिन में किसी और समय में आ सकता हूं और अब मैं धीरे धीरे इसमें मैपिंग के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो सारे मैं आपको कराने की कोशिश करूंगा। तो इससे आपको एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। अपने दोस्तों को भी ये शेयर करें, मुझे जरूर बताएं कैसा लगा। इस तरह के एक स्टैटोडायनेमिक पढ़ने में आपको इससे कितनी मदद मिल रही है, यानी आज जो चल रहा है इसको प्राचीन समय से हम कैसे जोड़ सकते हैं और अपनी बुक्स को कैसे हम इसको अटैच कर सकते हैं। क्लियर है? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आप मुझे बता सकते हैं। एनसीईआरटी आंदोलन कैसे ज्वाइन करें? आपके स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, उस नंबर पे कॉल करके आप जो है वो जानकारी ले सकते हैं। 3:30 बजे जो है 4000 रुपए का बैच है, कोई बहुत कठिन या बहुत मुश्किल बैच नहीं है, ठीक है। उसमें पूरी चारों एनसीईआरटी में कवर करा रहा हूँ और आपने जो भी लोग बच्चे को क्लास कर रहे हैं वो मुझे जानते हैं कि इस समय कितना उनको मजा आ रहा है कॉन्सेप्ट में और आप उसके साथ जुड़ सकते हैं, राइट। स्टैटोडायनेमिक को धीरे धीरे जो है वो अपनी आदत का हिस्सा लेकर आइए। इस तरह अगर आप पढ़ते हैं तो आपको यूपीएससी क्रैक करने से कोई रोक नहीं पाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। और दूसरी मैं बता दूं, जिसको इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही है वो रवि बजाज सर के साथ एक ग्रामर 3000 का कोर्स है, उसके साथ जुड़ सकते हैं। वो एक बहुत ही कंप्रीहेंसिव एक बैच चला रहे हैं। साथ ही साथ PSIR, जिनको ऑप्शनल में कोई दिक्कत आ रही है, वो राजनीति विज्ञान के ऑप्शनल में 28 तारीख को जुड़ सकते हैं। तो ये 3 बैचेज हैं जो मेरे साथ एनसीईआरटी आंदोलन, रवि बजाज सर के साथ इंग्लिश और जो है वो PSIR का बैच जो है राजनीति विज्ञान का जो बैच है वो ऑफिसर के द्वारा जो है वो शुरू किया जाएगा 28 तारीख से। तो ये 3 बैच इस महीने के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बैच हैं जिसका आप हिस्सा बन सकते हैं। और करंट अफेयर्स के लिए गोपाल सर जो है वो वापस अपना बैच, मंथली बैच शुरू कर रहे हैं। यू कैन ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर बैच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।